देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पीजीबीपी चैप्टर में प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में, पीजीबीपी चैप्टर में क्या देखा था हम लोगों ने? डेप्रिसिएशन का टॉपिक स्टार्ट किया था ना। और हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट्स कुछ देखे थे। पहला कि अकाउंट्स के डेप्रिसिएशन और टैक्स के डेप्रिसिएशन में क्या फ़र्क होता है। पहला फ़र्क होता है कि पीजीबीपी यानी टैक्सेशन में डेप्रिसिएशन या तो पूरा मिलता है या उसका 50% मिलता है। अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन हम लोग डे वाइज कैलकुलेट करते थे। 2 दिन एसेट यूज़ किए हो, 2 दिन का डेप्रिसिएशन। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ईदर यू विल गेट द फुल बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन और 50% देयर ऑफ, दैट्स इट। कोई 10%, कोई 15%, कोई 80% का हिसाब किताब नको। दूसरा, जब हम लोग अकाउंट्स की बात करते हैं तो वहाँ पर डेप्रिसिएशन वॉज चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट। अकाउंट्स में कि प्रॉफिट हो लॉस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग अपना डेप्रिसिएशन डिडक्ट कर लेते थे। लेकिन यहाँ टैक्सेशन में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। We can deduct the amount of depreciation to the extent of availability of the profit. That's it. हमारा प्रॉफिट डेप्रिसिएशन के कारण कभी भी लॉस में नहीं जा सकता या नेगेटिव नहीं हो सकता। इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था? अकाउंट्स को तो नाम दिया था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, बिकॉज आवर प्रॉफिट कैन बी कन्वर्टेड इनटू लॉस ड्यू टू द डेप्रिसिएशन। बट हेयर इन द टैक्सेशन सिस्टम आवर प्रॉफिट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू लॉस, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू जीरो। एंड व्हाट वाज द टेक्निकल टर्म? इट इज ट्रीटेड एज अलाउंसेस अगेंस्ट प्रॉफिट। यस और नो? हाँ, मैंने ये कहा था कि जो डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिल पाया उसको अब हम अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के नाम से टैक्सेशन में जानेंगे। हम उसको अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के नाम से जानेंगे और उसका बेनिफिट नेक्स्ट ईयर्स में मिलेगा। दिए नहीं है पढ़ने के लिए अब इसको रोको तो वो शुरू हो गया। तो उसको हम लोग अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की तरह कैरी फॉरवर्ड करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया था कि वहां पर हम लोग का इंडिविजुअल एसेट्स पर हिसाब किताब चलता था, यहां पर हम लोग का इंडिविजुअल का हिसाब किताब नहीं चलेगा। टैक्सेशन में हम लोग ब्लॉक ऑफ एसेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं और हर एक कैटेगरी के उतने ब्लॉक्स बनेंगे जितने रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन होंगे। हर एक कैटेगरी के उतने ब्लॉक्स बनेंगे जितने रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन होंगे। हर एक कैटेगरी के उतने ब्लॉक्स बनेंगे जितने रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन होंगे। तो कितने रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन होंगे? कैटेगरीज कितनी? 4। 5वां कहाँ छोड़ा है? कैटेगरीज कितनी? 5। पहली कैटेगरी थी, दूसरी कैटेगरी थी फर्नीचर। प्लांट एंड मशीनरी का नाम ना ले लेना। पहली कैटेगरी थी बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, शिप्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स। दैट्स इट। ये 5 कैटेगरीज थी और लाइन से याद रखना है इसको। बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, शिप्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स। क्लियर? बिल्डिंग में जो रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन थे नॉर्मली रेजिडेंशियल पर्पस के लिए 5% था, बिजनेस के लिए 10%, टेम्पोरेरी 100%, फर्नीचर पर 10% था, शिप्स पर 20% था, इंटेंजिबल पर 25% था। प्लांट पर कितना था? नॉर्मल डेप्रिसिएशन रेट था 15%, लेकिन पॉल्यूशन इक्विपमेंट पर 100%, प्रोफेशनल बुक्स पर 100% और कंप्यूटर पे 60%। और कोई भी मोटर, बस, ट्रैक्टर, ट्रॉली, व्हीकल जो ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए यूज हो उस पर 30% बताया था। रनिंग देम ऑन हायर। क्लियर है? आ रहे भूले नहीं हैं। इतने चेंजेस समझ में आए? एक और बताया था कि हम लोग टैक्सेशन में WDV मेथड केवल यूज करेंगे। हो यहाँ पर SLM मेथड का कोई रोल नहीं है। केवल एक जगह रोल होगा, वो देखा जाएगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन अथॉरिटीज में।
लेकिन अदर देन दोज 100% जगहों पर हम लोग केवल WDV मेथड यूज़ करेंगे, जबकि अकाउंटिंग में हम लोग को WDV भी था, SLM भी था, और तीसरा था अकाउंट्स में, तीसरा था एन्युटी मेथड नहीं यूज़ कर सकते हो अकाउंट्स में, नहीं कर सकते हो तुम लोग सिंकिंग फंड। अरे हाँ या ना, नहीं कर सकते, एएस ने मना किया हुआ है ना। एएस ने बोला या तो आप WDV यूज़ करेंगे या तो SLM यूज़ करेंगे, तीसरा कहाँ से आ गया? कभी एन्युटी पढ़ा है तुम लोगों ने? नहीं। कभी सिंकिंग फंड पढ़ा है तुम लोगों ने? पढ़ा क्यों जब करना ही नहीं था तो पढ़ा क्यों जब करना नहीं था? तो फालतू में पढ़ाया गया? हाँ, उसका कोई यूज़ है फ्यूचर में? यूज़ नहीं करना है कभी, याद रखना। प्रैक्टिकल लाइफ में कभी यूज़ नहीं होगा। बताओ क्या यूज़ करोगे उसको फ्यूचर में? पढ़ाने का कोई पर्पज़ है? क्या कर रहे हो? कोई तो रीज़न होगा। बताया था एक बार, डॉक्टर बन जाओ आँखों के, और उसके बाद कोई क्लाइंट आएगा, मरीज ही आएगा क्लाइंट के कहेगा डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर दीजिए, तो आप कहोगे ठीक है बैठो, देखोगे, आंखें निकाल दोगे उसके बाद कहोगे ठीक कर दिया, ठीक कर दिया, ठीक कर दिया। एक दो नस नहीं समझ में आ रही, आंखों से गुजर रही है कानों में, आंखों से गुजर रही है नाक में, सब एक साथ है तुम्हें बेकार लगेगी, कट क्योंकि तुम्हें तो केवल आंखों की नसों से मतलब था, नर्व्स जो थे, जो वेन्स थी। कान से क्या लेना देना भाई, तुम्हें तो बेकार ही नजर आएगा, कट 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 कट। उसके बाद ठीक होगा, आँख तो ठीक हो गई, ये सब सुनना और सूंघना बंद हो गया। इसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि आप सारे एस्पेक्ट्स को जानिए, बिकॉज नाउ यू आर गोइंग टू बिकम अ अकाउंट मास्टर, मास्टर नहीं अकाउंट एक्सपर्ट, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है हर चीज़ आनी चाहिए। क्लाइंट आकर सामने बैठ गया, कहा ये भी तो तरीका हो सकता है, उस समय अपने बाल खुजाओ तो दिक्कत होगी कि हाँ ये भी हो सकता है, क्लाइंट हमको बता रहे हैं, हमें तो मालूम ही नहीं। तो आपको हर चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। फिलहाल चले आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेट मैंने लास्ट क्लास में जाते जाते बताया था, और मैंने कहा था हमें हमेशा इसी फॉर्मेट पर रिजिड रहना है। ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट प्लस, और याद रखो मैंने यहां पर एक्चुअल कॉस्ट के बाद पेन चेंज की थी, क्या लिखा था? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, माइनस किया था मनी पेबल इतनी रेस्पेक्ट करोगे, इन रेस्पेक्ट ऑफ एसेट सोल्ड, डिस्कार्डेड, डैमेज्ड, डिस्ट्रॉयड और डिमोलिश्ड एक्सेट्रा। पक्का ना? क्या आ गया ये? माइनस डेप्रिसिएशन ऑन अबव, दैट्स इट, दिस इज आवर फॉर्मेट, और हमको इस फॉर्मेट पर बिल्कुल स्टिक हो जाना है। कोई भी क्वेश्चन आएगा डेप्रिसिएशन का, विल ट्राई टू फॉलो द सेम फॉर्मेट। चलिए, नोट नहीं करना है ना, ज़रूरत नहीं है, आएगा, ढेर सारे क्वेश्चन सब आने वाले, हटा दें, कोई दिक्कत? स्टार्ट किया जाए, क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। ढंग से सुनना, बहुत ही मज़ा आने वाला है। मैंने बोला था अकाउंट्स के सारे कंसेप्ट अब धरे रह जाएंगे। और थोड़ा भी अगर तुम लोग के दिमाग में अकाउंट है, भूल जाओ,
अगर उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे तो कोई क्वेश्चन सही पर ही नहीं होगा। हाँ सही बोल रही है, नहीं होगा, बिल्कुल जेन्युइन बात है। अगर अकाउंट्स को दिमाग में रखा तो कोई भी आंसर मैच नहीं करेगा। ढंग से देखेंगे, हम लोग टैक्स पढ़ने जा रहे हैं, बस दिमाग में ये सेट रखना है। अकाउंट्स के समय अकाउंट्स का डेप्रिसिएशन, टैक्सेशन के समय टैक्स का डेप्रिसिएशन। क्यों नींद? क्वेश्चन प्रिपेयर ब्लॉक ऑफ एसेट्स। हमें इस क्वेश्चन में कुछ नहीं प्रिपेयर करना है, पहले तो हमें ब्लॉक ऑफ एसेट प्रिपेयर करना सीखना है कि किस वैल्यू पर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। सिंपल है। हमने कहा ब्लॉक ऑफ एसेट सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 में डिफाइन किया गया है। ब्लॉक ऑफ एसेट वो होता है, ब्लॉक ऑफ एसेट मींस द कॉस्ट ऑफ एसेट। ब्लॉक ऑफ एसेट मींस द कॉस्ट ऑफ एसेट। अच्छा, ग्रुप ऑफ एसेट। ब्लॉक ऑफ एसेट मीन्स द ग्रुप ऑफ एसेट ऑन विच सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज अप्लाइड as well as the asset falls under the same category. Block of asset means the group of asset which falls under the same category of assets and on which the same rate of depreciation is applicable. दो चीजें होनी चाहिए, कैटेगरी 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 कैटेगरी। 4 कैटेगरीज मैंने दे रखी हैं। देखो ना, 10% यहाँ भी है, 10% यहाँ पर भी है और 10% यहाँ पर भी है, लेकिन भाड़ में जाए, हमें इन 10% से कोई लेना देना नहीं, बिकॉज कैटेगरी गेट चेंज, कैटेगरी चेंज हो जा रही है। हमें केवल इसका 10% एक जगह रखो, इस वाली कैटेगरी प्लांट का एक जगह रखो 20%, एक जगह रखो 100%, एक जगह रखो 60%। बताओ कितने कैटेगरीज बनी, कितने ब्लॉक्स बने? 20% का एक ब्लॉक बनेगा, 10% का एक ब्लॉक बनेगा, 100 का एक और 60 का एक, हाँ या ना? और यहाँ पर इनका एक बनेगा, इन दोनों का एक बनेगा और इसका सेपरेट और इसका सेपरेट, टोटल 3 ब्लॉक बनेंगे। यहाँ पर सबका मिलाकर और यहाँ पर सबका मिलाकर एक ब्लॉक, ठीक है ना? तो चलो, बिल्डिंग सबसे पहले किसका ब्लॉक बनता है? ब्लॉक 1। किस रेट से? 10%।
बोलो ना, कौन कौन सी एसेट्स आएंगी वो भी हम लिख दे रहे हैं, फिलहाल इसकी जरूरत आगे नहीं पड़ेगी। चलो, ओपनिंग WDV एज ऑन 1 अप्रैल 2015, एसेट नंबर F और एसेट नंबर H। बोलो ना, ये दो एसेट्स कितना कितना, 8 लाख एंड 1 लाख, टोटल कितने का ब्लॉक बन गया? फिलहाल हम यहीं पर है, यानी इन दो एसेट्स का एक ब्लॉक बनेगा। किनारे हो गया? नहीं समझ में आई बात? अब आते हैं बिल्डिंग पर ब्लॉक नंबर 2, किस रेट से बेटा? 5% के रेट से। ओपनिंग WDV एज ऑन 1 अप्रैल 2015 एज एट द रेट ऑफ 5%। कौन सा एसेट है जी? कितना है? 50,000। समझ में आ रही है बात? अब बताओ तीसरा क्या बनेगा? अच्छा, तीसरा ही तो बचा एक कि दो और बचे? 5% हो गया, 100% का एक, ब्लॉक 3 एज एट द रेट ऑफ H के बाद I, ओपनिंग WDV कितना है? 90,000। इसी तरह जरा बनाओ ब्लॉक नंबर 4, 5, 6, 7 सबका बनाओ। 2 मिनट देते हैं, सबका प्रिपेयर करो अपनी अपनी कॉपी में। समझ में आई बात? बिल्डिंग के बाद तुम लोग लिखोगे फर्नीचर, प्लांट पर मत आ जाना। किस पर आओगे? ब्लॉक नंबर 4 एज एट द रेट ऑफ 10%। प्रिपेयर करो, उसके बाद प्लांट पर जाना है। सर अगर हम यहाँ पर ब्लॉक नंबर 1 से स्टार्ट करें तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो आप फर्नीचर के ब्लॉक नंबर 1 से स्टार्ट करें, लेकिन हम उसी कंटिन्यूएंस पे चलेंगे। चलें जल्दी करें। हो गया? ये तो हो गया होगा ना? क्वेश्चन नोट नहीं हुआ था? चलो इधर देखिए, जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो आगे जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन की, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी पर ही बेस्ड हैं। आगे हटा दें इसको भी? नो
चल ढंग से सुनेंगे। अब यहां से आप लोगों का स्टोरी स्टार्ट। ये क्वेश्चन है आपके सामने, हमें केवल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। हो जाएगा? करो अपनी कॉपी में, देखें कैसे करते हो। देखें सॉल्यूशन, अब बात नहीं इधर देखें, छोड़ दे। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, ओपनिंग WDV ऑफ प्लांट। अब एक बच्चे ने लिखा ABC, नो नीड एट ऑल। करण, जरूरत बिल्कुल नहीं है इसकी, आप डायरेक्ट लिखोगे ओपनिंग WDV ऑफ प्लांट। क्लियर है? किस रेट से है वो आप चाहो तो यहां लिख सकते हो। क्लियर? हमने कहा था इसमें हम लोग परचेज ऐड करते हैं। परचेज वर्ड मैंने नहीं यूज किया था, मैंने वर्ड जो यूज किया था मैंने कहा था वी विल फॉलो आवर फॉर्मेट स्ट्रिक्टली। वहां लिखा था मैंने, और इसको लिखने के बाद मैंने क्या कर डाला था, पेन बदल दी थी। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मीन्स 15-16। क्या कोई एसेट खरीदी है क्या? हाँ दिख रहा है, कितने रुपए की, यानी, और अब बेचा है और कुछ दिया नहीं तो उसको लिखने की कोई जरूरत है। मैंने कहा स्ट्रिक्टली वी विल फॉलो आवर फॉर्मेट। ये किसने कहा? नहीं है, जीरो ही क्यों ना हो हम लिखेंगे मनी पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ फलाना एंड, लिख लोगे ना कितने का। तो WDV फॉर डेप्रिसिएशन पर्पसेस बोलते क्यों नहीं? अब हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है इस पर। जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हमारे हाथ रुक जाने चाहिए, ये देखने के लिए कि 3 लाख रुपए की जो नई एसेट आई है, क्या प्रीवियस ईयर में वो एसेट 180 दिन से ज्यादा यूज है या कम यूज है? हाँ या ना?
मैंने कहा था टैक्सेशन में या तो 50% ऑफ द नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा या तो पूरा डेप्रिसिएशन मिलेगा। सर एक चीज तो क्लियर है क्या कि इस 5 लाख पर हमें कुछ सोचना नहीं है, इस पर डायरेक्ट हम 20% डेप्रिसिएशन, क्योंकि साल के शुरू से ये एसेट चली आ रही है, हम इस पर 20% डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे, मान गए। इसका क्या करें, ये एसेट जरा देखो इसी साल आई है, लेकिन इस एसेट्स को क्या हमने 180 दिन से ज्यादा यूज किया है? हाँ, मई में ही आ गई थी ये एसेट, मई मंथ में आ गई थी। 10 महीने पूरे पूरे एसेट यूज हुई है, तो बहुत ज्यादा यूज हुई है। 180 दिन काफी क्रॉस कर गया, 300 दिनों के ऊपर गई, तो इस पर भी हम पूरा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर ये एसेट 180 दिन से कम यूज हुई होती तो हम इसका 50% ले लेते, 20% का 50% यानी 10%, 20% का 50% यानी 10%। तो बताओ 8 लाख का 20% कितना हो गया? तो 6,40,000 बचा ना। दिस इज आवर क्लोजिंग WDV, दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। सिंपल था, तो नोट कर लो। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। थोड़ी स्पीड जरूर लाएंगे। मनी पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ एसेट सोल्ड, डिस्कार्डेड, डैमेज्ड, डिस्ट्रॉयड और डिमोलिश्ड एक्सेट्रा। अगर ये 180 डेज का होता तो 10-20। अरे बिल्कुल 180 दिन से कम होता तो आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने ये स्टेटमेंट टिक भी करवाया था। वापस खोल लें बुक, कंफ्यूजन कहीं दिमाग में ना रखें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जरूरी होता है। जरा देखो, पेज नंबर 53। इफ एनी एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वर्ड क्या लिखा है? एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड पुट टू यूज, एंड इंपॉर्टेंट था, मैंने बोला था एक्वायर्ड एज वेल एज पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज। यानी अगर कोई एसेट एग्जैक्ट 180 डेज यूज हुई है तो पूरा डेप्रिसिएशन जाएगा। अच्छा, आप समझ में आई बात? अगर 179 डेज तक आता है तो 50 कर लेना, एग्जैक्ट 180 या 180 से ज्यादा आएगा तो पूरा डेप्रिसिएशन जाएगा। एंड देन डेप्रिसिएशन रेस्ट्रिक्टेड टू 50% ऑफ द नॉर्मल रेट। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? हटा दे इसको। क्वेश्चन नंबर 3। चिंता बिल्कुल ना करो, हम एक एक चीज दूर कर रहे हैं। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3, यही क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन आप लोग पूरा नोट करेंगे। जिस तरह मैं काट करके सही कर रहा हूं उस तरह सा काम आप नहीं करेंगे। ये क्वेश्चंस आपको बुक में कहीं नहीं मिलेंगे, ये याद रखेंगे। नोट करें और हमें इसका आंसर दें। थोड़ा स्पीड ले आएंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें। हो गया? कितना आंसर आया भाई साहब आपका? नोट ही नहीं किया।
देखो अब इस केस में क्या हमने एसेट 180 दिन से अधिक यूज की? नहीं एसेट क्या 180 दिन से अधिक यूज की? नहीं सर। नवंबर में 10 दिन, दिसंबर में 30 दिन, 40 दिन और 90 दिन, टोटल 130 135 दिन आएंगे मार्च 2016 तक। हाँ या ना? मार्च 2016 तक इससे ज़्यादा नहीं आने वाला। 130 to 135 136 डेज, 190 तो आ ही नहीं सकता। तो अगर 180 दिन तो आ ही नहीं सकता। अगर 180 दिन नहीं आ रहा है इस एसेट्स पर, तो हमने बोला था अगर कोई एसेट 180 डेज से कम यूज हुई है तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, बल्कि नॉर्मल डेप्रिसिएशन का 50% मिलेगा। अभी तो मैंने यही बोला, या तो आपका पूरा डेप्रिसिएशन अलाउ होता है या तो उसका 50%। 50% कब मिलता है? जब एसेट 180 दिन से कम यूज हुई हो। कब? पुट टू यूज, एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज, एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज। क्लियर? If any asset is acquired during the previous year, yes, and put to use in the same previous year, yes, and the asset has been put to use less than 180 days during the previous year, then the depreciation will be restricted to the 50% of the normal rate of depreciation. That's it. इससे ज़्यादा कुछ नहीं, यानी कि 10% का depreciation मिलेगा, 30,000 हो जाएगा, तो 1,30,000। बोलो ना कितना हो गया ये? अब आपका कंफ्यूजन दूर हुआ? चले आगे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। प्लांट ए सोल्ड। कब बेचा है, कब बेचा है? कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन पूरा नोट करेंगे आप लोग। दो महीने बाद नहीं तो मेरी बहुत तेज तेज याद आएगी और मेरी जबान कटेगी उस समय। करूं मैं? चलो इसका इलाज बता दो, क्या करें? क्वेश्चन देखकर हमें जरा आंसर बताओ, नोट बाद में करते रहना। क्या करें? कितना माइनस? 2 लाख में बेटा तुमने बेचा है, एसेट 1 लाख की थी। क्या करें यहां पे? अरे 2 लाख पूरा माइनस कर दोगे? अरे एसेट की कॉस्ट 1 लाख रुपए है। हाँ बोलो कितना? यहाँ तो 1 लाख, यहाँ तो 2 लाख। हाँ बोलो। हमें यहां इससे कोई मतलब नहीं होता कि एसेट थी कितने की। हम सीधे सीधे 2 लाख माइनस करते हैं। सर ये क्या बात हुई? 1 लाख की एसेट 2 लाख में बेचेंगे तो 1 लाख कॉस्ट होगी, तो कॉस्ट को ही तो माइनस करते हैं। उसने कहा कि डेप्रिसिएशन, बेटा अकाउंट्स को बिल्कुल किनारे रखो। आते ही मैंने कहा कि अकाउंट्स को बिल्कुल किनारे रखना। अगर अकाउंट्स के कंसेप्ट इसमें लगाओगे एक भी क्वेश्चन सही नहीं होगा। मनी पेबल यानी जितना मनी हमको रिसीट हुआ है या रिसीव होना बाकी है, कितना आएगा लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कभी कभी सर आप कहते लिखते नहीं हो, करने के बाद लिखना जरूरी होता है। 6 लाख। हाँ बोलो। अब बताओ डेप्रिसिएशन किस पर लगेगा? जब ऐसी सिचुएशन आए तुरंत देखो, क्या हमने कोई 6 लाख में नई एसेट शामिल है? क्या न्यू एसेट कोई है क्या? कितने की?
तो इसका मतलब ओल्ड एसेट्स कितने की बची? इसका मतलब तो यही मिला, हाँ या ना? अच्छा सर, अगर 3 लाख की एसेट्स हैं, नई एसेट, तो हमको ये देखना पड़ेगा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 180 दिन से कम या ज़्यादा यूज़ हुई है या नहीं? ज़्यादा यूज़ हुई है, 20 में ही है, तो इस पर भी नॉर्मल डेप्रिसिएशन आ जाएगा, इस पर तो आएगा ही आएगा। टोटल कितना हुआ? सर एक बात बताइए, आप ऐसे कैसे हो जाएगा? हमारे पास तो एसेट्स 5 लाख की थी, 1 लाख की गई है, तो 4 लाख पर डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए। और आपने प्रॉफिट या लॉस तो निकाला ही नहीं, आपने प्रॉफिट या लॉस तो कैलकुलेट ही नहीं किया। क्या कैपिटल गेन कैलकुलेट होना चाहिए या नहीं? अगर आप कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर करते हो तो क्या कैपिटल गेन कैलकुलेट होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, तुरंत हो जाना चाहिए। इफ एनी कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर्ड देन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ दैट एसेट, ट्रांसफर ऑफ दैट एसेट, तुरंत आ जाना चाहिए। लेकिन दिमाग से भी कैपिटल गेन चैप्टर हटा दो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। हम यहाँ पर ब्लॉक ऑफ एसेट्स का सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, इंडिविजुअल एसेट्स का सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम ये मान ले रहे हैं मेरे पास एक एसेट थी 5 लाख की, हम ये मान ले रहे हैं मैंने एक और एसेट और खरीदी 3 लाख की, हमारे पास टोटल कितनी एसेट्स हो गई? एक। कितने रुपए की? 8 लाख की। एक ही एसेट है, कितने रुपए की? 8 लाख हमारी ब्लॉक में पड़ा है, 2 लाख रुपए उसमें से चला गया। और मैंने कहा डेप्रिसिएशन इज एन अलाउंसेस, टुडे और टुमारो यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन, एनी हाउ यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड नो वन कैन स्टॉप यू टू गेट द बेनिफिट। मैंने ये बताया था तुम लोग को, डेप्रिसिएशन अलाउंसेस होता है और तुमको आज नहीं तो कल इसका बेनिफिट मिलेगा और फॉर एवर मिलेगा। कैसे मिलेगा? फॉर एवर मिलेगा। यानी कि अगर कोई अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन बच गया, नहीं मिल पाया प्रॉफिट की वांट के कारण, तो हम अगले साल उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कितने सालों तक? इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स। आप 10 साल, 15 साल, 20 साल उसको कैरी फॉरवर्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जरा सर एक आपने कहा था स्टोरी सुनाएंगे इंटरेस्टिंग, जरा उस स्टोरी को सुनो। बहुत पुरानी बात है, 1980 के आसपास की। उस समय एक तरीका होता था डेप्रिसिएशन के लिए कि आप सोचो, सुन लो, 1980s में अगर हम जाएं तो हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स तक डेप्रिसिएशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे अगर कोई अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन बच जाता था तो। अनएब्जॉर्ब का मतलब 5 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन था, 3 लाख रुपए प्रॉफिट है, तो मैंने कहा हमारा प्रॉफिट कभी भी लॉस में कन्वर्ट नहीं होगा डेप्रिसिएशन के कारण, तो 3 लाख तो डिडक्ट हो जाएगा, 2 लाख बचा रह जाएगा, और उस 2 लाख को हम नाम देते हैं अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। हाँ या ना? उसको कैरी फॉरवर्ड करो, उसको अगले साल का डेप्रिसिएशन मान लो। अगर नहीं हो पाया फिर कैरी फॉरवर्ड करो, फिर कैरी फॉरवर्ड करो, फिर कैरी फॉरवर्ड करो, फिर कैरी फॉरवर्ड करो, कितने सालों तक कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। अब इस बात को रिलायंस कंपनी ने पकड़ लिया। क्या किया उन्होंने? क्या किया, जरा ढंग से स्टोरी सुनना। उन्होंने क्या किया, उनके यहां प्रॉफिट आ जाता था नियर अबाउट 20 करोड़ का। कितने का? उन्होंने क्या किया, 30 करोड़ की एक एसेट खरीद ली। कितने की? 40 करोड़, 50 करोड़ की एक एसेट खरीदी, चलो 50 करोड़, और उस पर 60% डेप्रिसिएशन मिल जाता है। यानी कितना डेप्रिसिएशन? अब ये क्या हुआ, माइनस में चला गया 10 करोड़। निगेटिव तो जाएगा नहीं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते? कर लो 10 करोड़ कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। अगले साल उनके पास फिर प्रॉफिट आ रहा था 30 करोड़ का, उन्होंने फिर 50 करोड़ की एसेट खरीद ली। पिछली वाली 50 और इस वाली 50, तो पिछले वाले पर तो अभी डेप्रिसिएशन मिलना है, 20 करोड़ पर 60%, 12 करोड़ वो, और इस पर 60%, 42 करोड़ फिर डेप्रिसिएशन। प्रॉफिट कितना है? अब 42 डिडक्ट करो और 30 बचा हुआ है, 12 फिर आ गया अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। टोटल अनएब्जॉर्ब कितना हो गया? करंट ईयर का तो मिल ही नहीं पा रहा है, प्रीवियस ईयर की क्या बात कर, मेरी बात नहीं समझे। तीसरे साल उनका प्रॉफिट आया 40 करोड़, फिर उन लोगों ने 60 करोड़ की एसेट खरीद ली, 36 करोड़, और इधर 20 करोड़ बचा हुआ है, 60 करोड़ का डेप्रिसिएशन लगभग, फिर 20 करोड़ का,
ये बढ़ता चला गया। एक तरफ तो दिखा रहे हो तुम क्या कि प्रॉफिट है ही नहीं, दूसरी तरफ शेयर होल्डर को बुलाता था आओ आओ मीटिंग अटेंड करो, और उन शेयर होल्डर्स को मीटिंग में करोड़ ऑफ रुपीस का वो डिविडेंड अनाउंस करता था। एक तरफ कह रहे हो इनकम टैक्स वालों को प्रॉफिट नहीं है, और दूसरी तरफ शेयर होल्डर को डिविडेंड बांट रहे हो, और शेयर होल्डर भी दांत दिखा दिखा करके जा रहे हैं। नहीं समझे क्यों सर, ऐसे कैसे हो सकता है? कंपनीज एक्ट में क्या अलग पीएल होता है और इनकम टैक्स में क्या अलग पीएल होता है? हाँ, दोनों का अलग अलग प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। कंपनीज एक्ट में कंपनीज एक्ट के कानूनों के हिसाब से हमको प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना पड़ता है, उसका अलग शेड्यूल है। लेकिन यहाँ पर हमें इनकम टैक्स के हिसाब से इनकम कॉम्प्यूट करनी पड़ती है। वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट एंड द ट्रेडिंग पीएल। वी आर नॉट गोइंग टू हेयर टू डू द एंट्रीज। हम लोग यहाँ एंट्रीज पास नहीं करते, हम लोग केवल इनकम टैक्स के प्रोविजंस को फॉलो करके प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं। तो गवर्नमेंट को हमने कैलकुलेट करके ले लिया, ले तूने रूल बनाया, हमने प्रॉफिट कमाया 0। और उधर कंपनीज एक्ट के हिसाब से जब हमने डेप्रिसिएशन चार्ज स्टार्ट करना शुरू कर दिया तो उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन था 10%, 15%, 20%। उसी एसेट्स पर जिस पर यहाँ 100%, 60%, 50% है, उसी एसेट पर वहाँ पर 10%, 15% है। और WDV SLM दोनों का बेनिफिट मिलता है वहाँ पर, जो मर्जी करो, तो वहाँ पर वो फायदा मिल जाता है। तो कंपनी ने इस चालाकी को पकड़ा, इस पॉइंट को पकड़ा, लूप होल्स को पकड़ा, और वहाँ पर लोगों को, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना स्टार्ट कर दिया। एक तरफ आप करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे हो सरकार को, 1 रुपए का टैक्स नहीं दे रहे हो। चूना लगा रहे हैं क्या सरकार को? गलत काम कर रहा है क्या? सरकार ने रूल बनाया उसको फॉलो कर रहे हैं, सरकार करिए बाएं चल तो बाएं चल रहा है। दिक्कत क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए क्या? कोई दिक्कत नहीं। उसने उन रूल्स को फॉलो किया और सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया। छोटी छोटी कंपनियां जो एक छोटी सिटी में होती हैं कंपनियां, वो सरकार को टैक्स दे रही हैं, और हिंदुस्तान की बहुत बड़ी जानी मानी कंपनी ठेंगा दिखा रही है। यहाँ गवर्नमेंट को करिए बेस्ट ऑफ लक, पैसा वसूल करके दिखाओ। सरकार के हाथ पांव फूल गए तुरंत। केवल उस कंपनी से पैसा लेने के लिए गवर्नमेंट ने समझा कि लूप होल्स है, लोग पैसा, उन्होंने तुरंत रूल चेंज किया 81, 82, 83 के आसपास, अब याद नहीं एग्जैक्ट। उन लोगों ने रूल चेंज किया कि 8 साल से ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। ऐसे कैसे कई सालों तक कैरी फॉरवर्ड करोगे? 8 साल तक रेस्ट्रिक्ट करेंगे। कंपनी ने कहा मेरे लिए 8 साल भी बहुत है, मेरे लिए 8 साल बहुत है। ऐसी एसेट खरीदेंगे जो 8 साल के अंदर खपत हो जाए, चिंता मत करो। अब सरकार फिर परेशान, 7-8 साल बीते, 1 रुपया टैक्स नहीं मिल रहा, पिछला करोड़ों का भी अनएब्जॉर्ब चला आ रहा है। अब गवर्नमेंट फिर परेशान। 97 में 97-98 में गवर्नमेंट को, एनडीए को मजबूरन इस एक्ट में चेंज करना पड़ा और मैट प्रोविजंस ले आए। क्या ले आए? मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। ठीक है ना, सेक्शन 115J पढ़ोगे तुम लोग। मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स ले आए कि अब कोई भी कंपनी जो शेयर होल्डर को प्रॉफिट देती है, डिविडेंड देती है, उनको टैक्स देना पड़ेगा मिनिमम इतना। यानी अब इनकम टैक्स वालों को इनकम टैक्स के हिसाब से प्रॉफिट पर भरोसा ना रहा। उनको किस प्रॉफिट पर भरोसा हुआ? कंपनीज एक्ट के प्रॉफिट पर भरोसा हुआ। उन्होंने कहा ये इनकम टैक्स का प्रॉफिट, ये कंपनीज एक्ट का प्रॉफिट, जो दोनों में से ज़्यादा हो। कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं हम लोग को मैट के लिए, वो बात की बात है। तो ये कंपनीज एक्ट का प्रॉफिट, ये टैक्स का प्रॉफिट, जो दोनों में ज़्यादा हो उस पर टैक्स दे दो। समझे मेरी बात? तो अब कम से कम टैक्स तो बन गया। अब गवर्नमेंट खुश हो गई कि अब हमको टैक्स मिलना स्टार्ट हो गया। और जब गवर्नमेंट को टैक्स मिलना स्टार्ट हुआ तब गवर्नमेंट को फिर याद आया, फिर तेरी कहानी याद आई। कौन सी? 1980 वाली, कि हम लोग वहाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स तक लोगों को बेनिफिट देते थे। और अलावेंसेस का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि एनी हाउ द एसएससी कैन गेट द, एनी हाउ द एसएससी शुड गेट द बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन। एनी हाउ हम लोग उसको रोक नहीं सकते बेनिफिट लेने से, और उधर रोक दिया था 20 साल तक, 8 साल तक कर रहे थे। समझे मेरी बात? उसको फिर से रिलीज किया गया। सोचो 1980 वाला फिर रूल आ गया। अब कहा गया अगेन इफ देयर इज एनी अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन लाइंग इन योर बुक्स एज पर द टैक्सेशन प्रोविजन यू कैन कैरी फॉरवर्ड इट फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स। आप इसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो बिना कोई बट इफ किए।
अब तो समझ में आया क्या था, हाँ या ना। और जब अब गवर्नमेंट को मैट से प्रॉफिट होने लगा, बेनिफिट मिलने लगा, तो अब गवर्नमेंट ने सेम यही सिस्टम AMT लाया है, अदर देन कंपनीज, अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स। अब ये रूल आया है, अब तुम लोग को कंपनीज के लिए मैट पढ़ना पड़ेगा, अदर देन कंपनीज के लिए AMT पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? चले तो अब जरा देखो यहां पर डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा सर, 180 दिन से ज़्यादा है तो पूरा मिलेगा। तो अगर 6 लाख रुपए की मेरी एसेट बची हुई है, कितने रुपए की एसेट बची हुई है, तो सबसे पहले बताओ क्या नई एसेट है इसमें? हाँ नई एसेट है, कितने रुपए की? 3 लाख की। और वो नई एसेट 180 दिन से कम यूज हुई है, ज़्यादा, तो उस पर पूरा 20% का डेप्रिसिएशन दे दो। और ओल्ड तो है ही पुरानी, तो बाकी जो बचा वो ओल्ड है। तो तुम्हारे दिमाग में आएगा सर ये एसेट डी होगी, बिल्कुल सही है, और ये एसेट ए बेची गई है तो बी एंड सी होगी। दिमाग में तो यही जा रहा है ना, नहीं जा रहा? पक्का? चलें आगे। प्लांट ए, क्वेश्चन नंबर 5 नोट हो गया है ना? ये क्वेश्चन नोट हो गया है ना? ये आंसर नोट कर लो, नोट कर लो जल्दी। 180 डेज से कैसे ज़्यादा है, डेट समझ नहीं आया। आप 20 मई से लेकर 31 मार्च 2016 तक कैलकुलेट कर लें। 20 मई से 31 मार्च 2016 को बुक्स बंद हो रही हैं, कितना दिन होता है? 300 से अधिक होता है। उससे आगे देखना है 2016। कब तक देखना है? खरीदे हो 20 मई को, तो उसके पहले तो एसेट थी ही नहीं तुम्हारे पास, उसके बाद ही तो एसेट यूज़ कर रहे हो। तो 20 मई से लेकर 31 मार्च 16 तक। कंफ्यूजन है क्या 20 मई से 31/3/16 तक का? कोई कंफ्यूजन किसी को? भाई एसेट जिस दिन खरीदे हैं उस दिन के बाद ही तो हमको डेप्रिसिएशन मिलेगा। कहना चले क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। प्लांट ए क्या हो गई? चोरी हो गई। तो पैसा चोर तो चोर देगा नहीं, ये ले लो 2 लाख रुपए। अब बताओ क्या करें? इसका सॉल्यूशन दे दें आप हमें, क्या करेंगे आप? बहुत आश्चर्य की बात है ये तो। इसको हम क्या करें? 0 कर दें? अगर हम 0 करेंगे तो एसेट कितने की हो गई मेरे पास? और 8 लाख में कौन कौन सी एसेट हो जाएंगी? न्यू हो जाएगी 3 और 5 बच जाएगी मेरे पास। कौन कौन सी? बी और सी। अजीब लग रहा है ये, बिल्कुल ही सिचुएशन क्या है? सही है, हो नहीं सकता और यही होता है। हो नहीं सकता, यही होता है। मेरे पास बी और सी एसेट्स बची हुई हैं, कितने रुपए की? फिर ये अजीब बात है, एसेट चोर चोरी करके गया है, वो अपने घर में यूज कर रहा है, डेप्रिसिएशन हम लगा रहे हैं। यूज वो करेगा, डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे। लगाओगे? क्या उस एसेट पर तुम डेप्रिसिएशन लगाओगे जो तुम्हारे पास है नहीं? लगाओगे? लगाओगे? नहीं लगाओगे? क्यों लगाओगे भाई? जो एसेट मेरे हाँ, क्या दिक्कत नहीं है तुमको?
अगर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया, 2 मिनट के लिए सुनना, तो हम क्या करते? सीधे सीधे पीएल अकाउंट में गवर्नमेंट से कहते 2 लाख का नुकसान हो गया है, 1 लाख का, सॉरी कितने का, 1 लाख रुपए की एसेट है, उसका लॉस हमें अलाउ करो। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता? प्रॉफिट कम करना पड़ता है 1 लाख रुपए से। तो गवर्नमेंट को 1 लाख रुपए से कम पर टैक्स मिलता। गवर्नमेंट करिए एक काम करो, धीरे 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 डेप्रिसिएशन लेकर इसको खत्म करो। 1 साल में बेनिफिट ना लेकर के कई सालों में डेप्रिसिएशन लो। बात वही पड़ेगी, उस 1 लाख पर तुम डेप्रिसिएशन लोगे तो कई सालों में लोगे, और अगर एक बार में लोगे तो गवर्नमेंट को अचानक नुकसान होगा। और तुमको तो तुम्हारा प्रॉफिट मिलने से मतलब है ना, तुमको तुम्हारा अलावेंसेस मिलने से मतलब है ना। गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू डिनाई इट, टू नॉट टू अलाउ। गवर्नमेंट इज गोइंग टू से that yes, we will allow you the 100% amount of expenditure which you have incurred on capital nature, as a capital nature. 100% आपको डिडक्शन मिलेगा एज अ डेप्रिसिएशन। घबराने की जरूरत नहीं है। आप तुरंत ले लोगे तो 1 लाख रुपए का तुरंत गवर्नमेंट को टैक्स कम मिलेगा, क्योंकि 1 लाख रुपए का लॉस आप दिखा दोगे, लॉस दिखाओगे तो प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो गवर्नमेंट को टैक्स कम जाएगा। गवर्नमेंट ने कहा चाहे तुम प्रॉफिट आज कम करो या 10 सालों में धीरे धीरे कम करो, हमारे ऊपर तो वही कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो गवर्नमेंट ने कहा हम सीधे इसको 0 लिख देंगे, एंड यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन दैट एसेट विच डजंट लाई इन योर हैंड राइट नाउ। जो आपके पास एसेट नहीं भी है उस पर भी आप डेप्रिसिएशन अलाउ कर रहे हो नहीं सकता, हो रहा है। नहीं समझ में आई बात? तो आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, आपको भी बेनिफिट मिलने से मतलब है, गवर्नमेंट को भी अलाउंसेस देने से मतलब है, दोनों लोग काम वही कर रहे हो। क्लियर है? हटा दें, नोट नहीं करना है। कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 8 लाख का 20%, 1 लाख, 6 लाख, 'नोट कर। चले, क्वेश्चन हटा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या हो गया सर? हमें कुछ चेंज नहीं किया, हमने केवल यही चेंज किया है कि डेट चेंज कर दी, मई वाली नीचे कर दी और ये जनवरी में कर दी, जनवरी 2016। बता सकते हो इसका रिजल्ट क्या होगा? सबका कंसेप्ट एक जैसा है, कहीं कोई फर्क नहीं है, कहीं कोई फर्क नहीं है। बोलो भाई। चलो भाई, 5 लाख है, पहले एसेट बेची है फिर खरीदी है, पहले एसेट बेच दी, तो ये सेंटेंस हम क्या करेंगे? पहले लिखेंगे, और एसेट बाद में खरीदी है तो बाद में इसको लिखेंगे। पक्का ना? नहीं, मैंने कहा अकाउंट्स नहीं है, ये क्या है? और फॉर्मेट को हम लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, मैंने 50 बार बोला है। तो जैसा फॉर्मेट है इट इज़ नॉट गोइंग टू बी चेंज। आपने एसेट पहले खरीदी, पहले बेची, बाद में खरीदी, बाद में बेची, उससे हमको कोई लेना देना। आपको क्या करना है? अपना फॉर्मेट उसी तरह मेंटेन रखना है जैसे जो फॉर्मेट हम लोग बनाते आए हैं। तो सर कैसे फॉर्मेट मेंटेन करेंगे? मनी पेबल कितने का है? पहले हुआ या बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 लाख, पक्का ना? अब 6 लाख का कैसे डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे? ये बता दो हमको सीधे सीधे, नई एसेट कितने की और पुरानी एसेट कितने की? हाँ, नई एसेट तो 3 लाख की रहेगी, पुरानी एसेट कितने की? हाँ या ना?
हमको केवल इतना बताओ, क्या 180 दिन से अधिक यूज हुई है क्या पुरानी नई एसेट्स? नहीं, ये तो अभी अभी खरीदी गई है जनवरी में, ये तो 90 दिन भी नहीं हुई पूरी, 90 डेज भी कंप्लीट यूज नहीं हो पाई। तो इसका 20% का 50% यानी 10% के हिसाब से, और ये चूंकि पुरानी एसेट्स है तो पूरा डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 30,000 और 60, 90,000। तो आप यहां पर डेप्रिसिएशन लिखेंगे कितना, कितना आ जाएगा ये? दिस इज योर आंसर। नोट कर लेंगे आप लोग, नोट जरूर करेंगे, गलती से भी ये नहीं कि हमको समझ में आ गया। चले, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। अब जरा बताओ करें तो करें क्या? सर बड़ा लोचा है ओपनिंग थी 5 लाख की, 6 लाख में बेच दी, 1 लाख की एसेट को हमने 6 लाख में बेच दिया, यानी अब यहां से कितना डिडक्ट होने जा रहा है? सोच लो। तो बचा कितना? 2 लाख। तो टोटल एसेट का दाम कितना? न्यू एसेट कितने की है? 2 लाख की कि 3 लाख की? नई एसेट कितने की है? लेकिन अब डेप्रिसिएशन तो बेटा 2 ही लाख तक मिलेगा, क्योंकि 4 लाख का, 5 लाख का, 6 लाख का डेप्रिसिएशन तो आप एक तरह से ले चुके, बेनिफिट ले चुके, सेल आपने कर दिया, आपको उतना वापस पैसा मिल गया। तो आपको डेप्रिसिएशन अब कितने पर मिलेगा? केवल 2 लाख पे। क्या 180 दिन से अधिक यूज है? यस, तो सीधे 20% मिल जाएगा, यहां तो कुछ आएगा ही नहीं, तो कितना आ जाएगा? अब समझ में आ रहा है कंसेप्ट? कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल कहानी है। 1,60,000। पूरा क्वेश्चन नोट करेंगे, पूरा आंसर नोट करेंगे, सबकी कॉपी में देखूंगा। चले, कोई दिक्कत नहीं, हम कुछ नहीं हटा रहे हैं, हम केवल क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं। हमको भी तो समय चाहिए ना क्वेश्चन चेंज करने में, नहीं चाहिए? बहुत अजीबोगरीब क्वेश्चन है, क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया क्वेश्चन में, बताओ? ABC तीनों बेच डाली, कितने रुपए में?
2 लाख में बेच दिए तो बची कितनी? 6 लाख यहाँ बच रहा है। तो 6 लाख बचा। 6 लाख में नई वाली कितने की एसेट? क्या बात कर रहे हो? और पुरानी एसेट्स कितने की? पुरानी एसेट्स कहाँ है? पुरानी एसेट्स बेटा 3 एसेट्स पुरानी थी, ए बी सी, तीनों बिक गई ना, ए बी और सी। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर वो कंसेप्ट है ही नहीं नया और पुराने का। यहाँ पर हमें आपको क्या देना है? डेप्रिसिएशन। बात खत्म। यहाँ एक एसेट का सिस्टम लगेगा तो इसका मतलब अभी पुरानी एसेट जिंदा है। कितने रुपए की है? नहीं, लेकिन बावजूद इसके हम डेप्रिसिएशन चार्ज करें, है ना? बड़ी बात। अजीब लग रहा होगा, गरीब लग रहा है, अजीबो गरीब, क्या लग रहा है? अजीबो लग रहा है या गरीब लग रहा है? नहीं समझ में आ रहा? सिंपल है, फॉर्मेट यूज करो, आंसर आता जाएगा। फॉर्मेट के बाहर सोचना ही नहीं है। हाँ बोलो भाई, हमारे पास कितनी एसेट थी? नहीं, ये कौन कौन सी एसेट थी? ए बी सी। और ये कौन सी एसेट थी? बेचे कौन से हो? तो ये खत्म हो गई, बची कौन सी? तो नई एसेट्स पूरी 6 लाख की है या नई एसेट्स केवल 3 लाख की है? नई एसेट्स 3 लाख की है, तो बाकी जो बची वो पुरानी एसेट्स, और पुरानी तो कुछ है ही नहीं। बावजूद इसके हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ये मानते हुए कि बाकी पुरानी एसेट्स हैं, क्योंकि हम कभी भी एसेट्स का सिस्टम तो मान करके ही नहीं चलते। अब क्लियर है? अच्छा, तो हम 6 लाख में 3 लाख नई एसेट्स और 3 लाख पुरानी। बताओ पुराने पर कितना डेप्रिसिएशन? तो 1,20,000। बिल्कुल दिमाग मत दौड़ाना कहीं पर, जो है जैसा है बस वैसे ही पुट करते चले जाना, आता जाएगा। जहां दिमाग दौड़ा है वहां आंसर गलत। समझ में आया? थोड़ा जल्दी नोट करेंगे आप लोग, बहुत क्वेश्चंस हैं। एक बात बताइए सर, आपने जब पिछला क्वेश्चन थेफ्ट पर करवाया था, आप फिर थेफ्ट पर आ गए। पहले सॉल्व कर लेते, फिर तुम लोग को एक नया कंसेप्ट देते हैं, बिल्कुल नई चीज। देखा जाए, 8 लाख की एसेट थी, पुरानी सारी एसेट्स चोरी हो गई, तो मिला कितना? तो हमें डेप्रिसिएशन कितने पर मिलेगा? 8 लाख में नई एसेट कितने की? तो पुरानी कितने की? इसका मतलब कहीं गई नहीं मेरे घर पे, ये मानते हुए डेप्रिसिएशन मिल जाएगा 1,00,000 और 60,000। 1,00,000। सोचो कितनी अजीब बात है, जो चीज़ हमारे पास है नहीं उस पर वी आर गेटिंग चार्ज, वी आर गेटिंग डेप्रिसिएशन बेनिफिट। कितने का? 640 हो गया। अब एक बात नहीं समझ में आई सर, जो सबसे अजीब बात है कि अगर आपने इसको 0 मान लिया तो ये कौन सा लॉस है? अगर ये रेवेन्यू लॉस होता तो हमें इसका डिडक्शन मिलता, हमने रेवेन्यू डिडक्शन नहीं माना। मतलब रेवेन्यू लॉस तो मान भी नहीं सकते, क्योंकि ये लॉस नॉर्मल नेचर ऑफ बिजनेस का नहीं है, एसेट का लॉस है। और जब कैपिटल एसेट का लॉस होता है तो उस लॉस को हम लोग कैपिटल लॉस के नाम से जानते हैं। और जो मैं सेंटेंस अब बोलने जा रहा हूँ ढंग से सुनना, शायद ही कभी तुम लोग को मिले, या मिल जाए तो अच्छी बात है, मिलेगा। कैपिटल लॉस का टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होता। पूरे टैक्सेशन में कैपिटल लॉस का कोई, लिखना, पूरे टैक्स में कैपिटल लॉस का कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होता। इट्स योर कैपिटल लॉस एंड इट हैज नो एनी टैक्स ट्रीटमेंट। कैपिटल लॉस का कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होता।
तो हमको तो बेनिफिट मिलने से मतलब है डेप्रिसिएशन का, हम उस डेप्रिसिएशन का बेनिफिट ले रहे हैं, सोचना मना है। हमको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलने से मतलब है, अलावेंसेस का बेनिफिट मिलने से मतलब है, और हम वो बेनिफिट ले रहे हैं। क्यों बात पक्की बात है ना? हटा दे। तो एक नई चीज सीखने को मिली कि कैपिटल लॉस का कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं करते। कैपिटल लॉस का कभी कोई टैक्स ट्रीटमेंट अब याद रहेगा, किसी ने पूछा ही नहीं इतनी देर में। क्वेश्चन नंबर 10। This is your question number 10. अब इंश्योरेंस कंपनी हमको 2 लाख रुपए देने को तैयार है। अरे भाई आपको लॉस के अगेंस्ट 2 लाख मिल रहा है तो बात खत्म, आपको उसका डेप्रिसिएशन थोड़ी मिलेगा। आप लॉस भी लोगे का डेप्रिसिएशन भी लोगे और पैसा भी लोगे। अरे आपको आपका पैसा मिल गया, जितना मिल गया उतने का डेप्रिसिएशन क्यों? तो अब आपको कितने का डेप्रिसिएशन मिलेगा? केवल और केवल अब इस 6 लाख में बताओ पुरानी कितने की, नई कितने की? पुरानी कितने की बच गई? बस आ गया 1.20। नॉर्मल कंसेप्ट है, देखो ना वही चला आ रहा है, कहीं कोई नई चीज नहीं है। सर जो बच गया वो ओल्ड है ना? हाँ जो बच गया वो ओल्ड है। देखो कितनी बड़ी बात बोला। अरे नहीं लेस करने के बाद जो बच गया वो ओल्ड है। सोचना क्या है उस पर? आ गया। नोट हो गया? कॉपी पर तो पेन चलनी नहीं है। क्वेश्चन तो नोट हुआ नहीं होगा। चिंता मत करो बेटा, एग्जाम के बाद अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं। सही बता रहे। कल ही 2 स्टूडेंट आए मेरे पास, बहुत खुश थे। हाँ भाई बहुत खुश थे। 3 साल से सीए फाइनल नहीं निकल रहा था और बहुत खुश थे क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब लग गई थी। मिठाई विठाई लाए थे, सर लग गई जॉब। मैंने कहा चलो कहीं तो पहुंचे बेटा, नहीं तो पूरा फ्यूचर डार्क में नजर आ रहा था अभी परसों तक। कहीं के थे नहीं वो। आंखें मिलाने से बच्चा डरता है सड़क पर मिलता है तो। अभी पैसा मिल रहा है घर वालों से, मम्मी पापा से, तो उड़ा लो। नोट करने के लिए कितना बार बोलते हैं डेली। एग्जामिनर तुम्हारा दिमाग देखेगा ही नहीं बेटा, जो देखेगा कॉपी देखकर तुम्हें जज करेगा, नंबर उसी पर मिलने हैं। चलो आई दादा, ये क्या कर डाला आपने? हमारे पास टोटल एसेट कितने की पड़ी हुई थी? 8 लाख। बीज कितने में दिया सोचो ना। ए बी, देखो इधर सी और डी खरीदा था, केवल ए और बी को बेचा कितने रुपए में? और डेप्रिसिएशन लेना कितना था? 8 लाख। और बेच कितने में डाला? 9 लाख। क्या 8 में से 9 जाएगा, कितना लिखेंगे यहाँ पे? -1 लाख।
दिमाग से निकाल देना। हमने जो सेंटेंस लिखा है वो बताओ। मैंने यहाँ सेंटेंस क्या लिखा है? WDV फॉर डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्या मिलेगा तुम्हें? 8 लाख का डेप्रिसिएशन मिलना था, तुमने 8 लाख से ऊपर की एसेट बेच दी तो 8 लाख तो तुम्हें पूरा वापस मिल गया। अब डेप्रिसिएशन के लिए बचा क्या? बाबा जी का टुल्लू। कितना बचा? नील। कितना बचा? तो डेप्रिसिएशन कितना लगा डालोगे? इसको लगा डाला तो लाइफ, यही सब देखो झिंगा लाला जोक बताएं कि नहीं तुम लोग को? झिंगा लाला हु वाला बताया या नहीं बताया? बताया है। चलो सोचो, नील हो गया। क्लियर है? बोलो। यह है सॉल्यूशन नंबर 10, क्योंकि WDV फॉर डेप्रिसिएशन पर्पसेस नील हो गया। ये कौन सा क्वेश्चन था? 11 था। अच्छा 11 था। इसके बाद एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद आज का चैप्टर क्लोज। क्वेश्चन नंबर 12। ABCD सोल्ड। ये WDV हटा लेना बीच में से। सोचो, क्वेश्चन एक ही चल रहा है तब से, नहीं समझ में आ रहा, केवल डेट चेंज हो रहा है, अमाउंट चेंज हो रहा है, उसी में टेंशन बढ़ती जा रही है। अब क्या करें? तो बचेगा कितना? तो क्या करोगे उस 7 लाख का? बस यही जवाब मैं चाहता था, उस पर हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। जब एसेट है ही नहीं एक भी, तो एसेट क्या मानोगे? हम मानते एक एसेट है, अरे एक भी नहीं है अब तो वो भी नहीं है। अब तक तो ये मानते थे एक एसेट है, अब तो एक भी नहीं है। ओपनिंग WDV कितनी? 5 लाख प्लस एक्चुअल कॉस्ट 3 लाख माइनस मनी पेबल कितने? 1 लाख। तो WDV फॉर डेप्रिसिएशन पर्पस, हाँ हाँ, माइनस डेप्रिसिएशन क्लोजिंग WDV। सोचो कितना बड़ा काम किए हो तुम लोग। लेकिन इन दोनों केसेस में अब एक नई चीज पैदा हुई, इसीलिए दोनों लिखा है साथ साथ। प्रॉब्लम ये आएगी कि सर ये जो 1 लाख एक्स्ट्रा मिला है उसका क्या होगा? 9 लाख मिला, मिलना कितना चाहिए था? 8 से ज्यादा मिल गया। अरे हमको फायदा मिला है, क्या गवर्नमेंट को टैक्स नहीं चाहिए? फायदा कमाए हो तो टैक्स दो। अच्छा, दूसरा 8 लाख में 1 लाख में बेच दिया, 7 लाख का चोखा चोखा नुकसान हो गया। नुकसान हो गया, पूरा प्योर लॉस है ये तो। क्या उस लॉस का बेनिफिट नहीं चाहते हो तुम? लॉस का बेनिफिट नहीं चाहिए तुम्हें, लॉस नहीं चाहिए, लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते हो, लॉस को तुम एडजस्ट नहीं करना चाहते हो कहीं से? बिल्कुल करना चाहोगे। लॉस को एडजस्ट करना चाहोगे और गवर्नमेंट प्रॉफिट पर टैक्स लेकर रहेगी। अगर गवर्नमेंट प्रॉफिट पर टैक्स लेती है तो लॉस को हमें बेनिफिट दे, तो इसके लिए कहा गया। ये दोनों केसेस में WDV नील हो गया, इन दोनों केसेस में WDV नील हो गया। वो कौन सी दो सिचुएशंस हैं जब हमारा WDV नील हो जाता है डेप्रिसिएशन पर्पस के लिए? इसको हम कहते हैं
block of asset gets cease to exist, क्या ये और ये दोनों सिचुएशन एक हेडिंग में जाएंगी। ब्लॉक ऑफ एसेट्स सीज टू एग्जिस्ट। सीज टू एग्जिस्ट का मतलब अब ये अपने अस्तित्व में नहीं रहा, इसकी आइडेंटिटी खत्म पूरी तरह से। तो ब्लॉक ऑफ एसेट कैन गेट सीज टू एग्जिस्ट ओनली इन दीज टू सिचुएशंस। केवल इन दो सिचुएशंस में हमारा ब्लॉक ऑफ एसेट सीज टू एग्जिस्ट होता है, जिसमें अस्तित्व उसका खत्म हो जाता है। कौन सी पहली सिचुएशन है? सर एक तो जब वो एक्स्ट्रा बेच दे, जब हमारा ऐसे एक्स्ट्रा नहीं, अब इसको टेक्निकली सुनो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कि जब हमारी मनी पेबल ओपनिंग WDV और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर से अधिक हो जाए, देन आवर ब्लॉक ऑफ एसेट विल गेट सीज टू एग्जिस्ट। व्हाट इज द सेकंड वन कंडीशन? बोल। हाँ आ रहा है तुमको, बोलो। क्या ज़्यादा हो जाए? हाँ बोलो। पूरा प्रॉब्लम जब सारी एसेट्स बेच दी, कुछ बचा ही नहीं बेचने के लिए, खरीदने के लिए। ABCD थी, ABCD गई, एनीबडी कैन। चारों एसेट थी, चारों एसेट बिक गई, तो अब हमारे पास डेप्रिसिएशन लगाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। यानी इफ 100% assets transferred, if all the assets lying in the block of assets are transferred, then our block of asset will get ceased to exist. क्लियर है? ये दो ही सिचुएशन है, इसके अलावा कोई तीसरी सिचुएशन नहीं है। लिख दें दोनों। if one or more asset of block sold or transferred at a value higher than opening WDV and actual cost। बोलते क्यों नहीं? पक्का ना? सेकेंड सिचुएशन क्या है? if all assets are transferred of block। ठीक है ना? ये दो कंडीशंस है जब हमारा ब्लॉक ऑफ एसेट सीज टू एग्जिस्ट होता है, तीसरा कोई कंडीशन नहीं हो सकता। और जब जब हमारा ब्लॉक ऑफ एसेट सीज टू एग्जिस्ट होगा, तब तब हम इन दोनों कंडीशंस में कैलकुलेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और ये मैं नहीं बोल रहा, ये सेक्शन 50 बोल रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये सेक्शन 50 बोलता है कि तुरंत कैलकुलेट करो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जब हम लोग कैपिटल गेन पढ़ेंगे तो उस समय मैं पढ़ाऊंगा तुम लोग को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 50। तो उस समय मैं फिर दोबारा बताऊंगा कि देखो, जब हम लोगों ने ब्लॉक ऑफ एसेट्स के बारे में पढ़ा था और उस समय सीज टू एग्जिस्ट की सिचुएशन बता रहे थे, तो ये दो सिचुएशन और दोनों सिचुएशन में हम लोग को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करना पड़ा था। उस समय मैं फिर रिवाइज कराऊंगा, फिलहाल यहाँ पर रेलिवेंट है तो बता दिया। इन बोथ ऑफ दीज थ्री सिचुएशंस वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट शॉर्ट। सर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता। एसेट 7 साल 8 साल 10 साल से पड़ी हुई है, शॉर्ट टर्म ही होगा, लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता। अगर एसेट 15 साल से पड़ी हुई तो लॉन्ग टर्म नहीं निकालोगे? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, हमेशा हमेशा शॉर्ट टर्म। तो इसके बारे में भी एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख लो, इंपॉर्टेंट नोट। In case of transfer of depreciable assets, only short-term capital gain arises। बस 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 बस, ये लाइन हमेशा याद रखना। मैं केवल यहाँ तक की बात नहीं बता रहा, हमेशा के लिए बात बता रहा हूँ। जब जब हम लोग डेप्रिशिएबल एसेट्स ट्रांसफर करेंगे, हमारा केवल और केवल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। आज नहीं, हमेशा के लिए दिमाग में बात बैठा हो कि जब जब हम डेप्रिशिएबल एसेट ट्रांसफर करेंगे, हमें हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करना होगा। कभी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं हो सकता उस एसेट्स पर जो डेप्रिशिएबल एसेट्स है। दैट्स इट। समझ में आई बात?
समझ में आई? पक्का? कैसे निकलेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सर, वो भी तो आप बता दीजिए। जहां ये तुम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है उसके नीचे अलग से एक चार्ट बनाना, सुन लो पहले। और जहां सेक्शन क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है उसके नीचे तुम लोग अलग से चार्ट बनाओगे। ये हटाए? नहीं, देखो इधर, देखो इधर, देखो कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहा हूं मैं। देख लो कैसे, कितना फायदा हो गया था, कितना फायदा हुआ था। 8 लाख की एसेट आपने 9 लाख में बेची, फायदा कितना हुआ? 1 लाख। तो 1 लाख पर ही तो टैक्स देना है, निकाल लो। कितना आसान है सर, आप भी ऐसी बात करते हो तो ऐसे ही निकाल लेते। हम यहाँ लिखते सेल वैल्यू कितने की, अच्छा उसमें से कितना लेस कर दे कि 1 लाख आ जाए, और यही 1 लाख तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तब से तो हम चीख कर बोल रहे हैं। क्या माइनस करोगे? ये 8 लाख माइनस ओपनिंग WDV माइनस या वैल्यू ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट, सीधे लिख लें कितना, दैट्स इट। सेम ये चीज यहां कर लोगे क्वेश्चन नंबर 12 में। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट होना है, सेल वैल्यू कितने की है? 1 लाख, हाँ या ना, माइनस वैल्यू ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स कितने का, तो लॉस कितना हो गया सर जी? हम तो ऐसे ही शुरू से ही चिल्ला रहे थे कि लॉस हो गया, लॉस हो गया 7 लाख का। तो लॉस हुआ है 7 लाख का, दिखाना तो पड़ेगा। किस नाम से? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माइनस में। इनकम टैक्स में कभी लॉस वर्ड यूज नहीं होता, पॉजिटिव गेन एज वेल एज निगेटिव, लेकिन बोलने वाले अब बोलते हैं और कस्टम में आ चुका है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, अदरवाइज लॉस वर्ड नहीं यूज होना चाहिए। ठीक, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माइनस में, क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? ये क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यानी जब जब हमारा ब्लॉक ऑफ एसेट सीज टू एग्जिस्ट होगा तब तब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और ये याद रखना, डेप्रिशिएबल एसेट्स पर हमेशा और हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्लियर है? अगर यहां तक समझ में आया तो नेक्स्ट क्लास में हमें नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, क्योंकि नेक्स्ट क्लास मजेदार है। ये तो केवल बेस क्लियर कर रहे थे आप लोग आज कि डेप्रिसिएशन का बेस है क्या। मजा तो आने वाला है, मजा इज अबाउट टू कम। थैंक यू बच्चों।